वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एजेंडा 360। ब्रेक से पहले हमारे साथ एक काफ़ी इमोशनल ख्वाजा आसिफ साहब थे, जिन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी बातें कर दी और काफ़ी तल्ख अपनी नज़र में जो हक़ाइक़ हैं उनसे हमें आगाह किया। प्रेसिडेंट जो हैं वो उनकी नज़र में एक ट्रांजैक्शनल पॉलिटिशियन है, उनकी नज़र में उन्होंने कोई ज़्यादा अहम काम, ज़्यादा अजीम काम नहीं किए हैं, है तो वहीद। लेकिन ये जो काम करने ख्वाजा आसिफ साहब जा रहे हैं एबटाबाद कमीशन में, ये मेरे ख़्याल में इसको अगर थिंक थ्रू किया जाए तो वो तो ऑल गन्स ब्लेजिंग अंदर जा रहे हैं। ये चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड टाइप चीज़ है। पहले तो एबटाबाद कमीशन का मजाक उड़ाते हैं, उसकी वजूद को क्वेश्चन करते हैं, फिर अब जब वहाँ बुला ही लिया गया है तो ये वहाँ जाके विफाक के ऊपर बात करेंगे और ये साथ ही साथ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी बात करेंगे। इसके ऊपर अगर हम बात करें, इससे पहले हमारे साथ शाह महमूद कुरैशी साहब इज़ ऑनलाइन। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस शाह साहब। थैंक यू जी। शाह साहब, ये मेमो गेट के स्कैंडल के ऊपर आपकी जो क्लैरिफिकेशंस भी आई हैं, आप जिस पार्टी के साथ अब साथ हैं, जिस पार्टी के, वो तो काफ़ी एक एग्रेसिव स्टांस लेती है। सर, आपको अगर आपके अपने इल्म में हो, कभी हुसैन हक्कानी साहब से आपने अगर कभी मुलाकात की हो, क्योंकि वो इनडायरेक्टली आपके साथ या आपके अंडर काम करते थे, तो आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? व्हाट डिड हुसैन हक्कानी थिंक अबाउट द मिलिट्री व्हेन यू वर विद हिम? मैं समझता हूँ कि इस वक्त कोई बात करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि मसला सब्जेक्ट है, कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया है और पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। तरीके इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, और जो लोग इसके पीछे हैं, असल जो चेहरे हैं, वो बेनकाब होने चाहिए। हुसैन हक्कानी साहब ने लिखा है, नहीं लिखा, ये तहकीक पे सामने आ जाएगा। मंसूर इजाज साहब का इसमें कितनी असलियत है, कितनी बनावट है, वो भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आ जाएगी। हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम के सामने हकायक रखे जाएं, क्योंकि कौम का ये अब मुतालबा है कि हकायक सामने आने चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने इसका जो नोटिस लिया है और जो पिटिशन दाखिल हुई है, हम उसकी तायीद करते हैं। शाह साहब, एक ज़रा अगर ऑफ द कफ एक सवाल आपसे पूछूं कि जब आप अगर प्राइम मिनिस्टर, होपफुली इन योर टेन्योर, अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो आप चाहेंगे कि फ़ौज आपकी सुने और आइन के दायरे के अंदर रहते हुए आपकी सुने और आपके साथ रिस्पॉन्ड और इंटरैक्ट वारंट ऑफ प्रेसिडेंट के तहत करे? देखिए, वो वजीर आज़म जिसको अवाम की तायीद हासिल होगी, वो वजीर आज़म जो आईनी तरीके से मुंतखब होकर अवाम के वोटों से आएगा, उसकी सब सुनेंगे, सब इदारे उसका एहतराम करेंगे और वो आइन की पासदारी करवा सकेगा। जो भी चोर दरवाजे के जरिए आएगा, उसको कभी पजीराई हासिल नहीं होगी। तहरीक इंसाफ की जो मंजिल है वो जमहूरी मंजिल है। हम आइन के आइनी रास्ता अख्तियार करते हुए इंशाअल्लाह जब भी आएंगे, अवाम की ताकत से, अवाम के वोटों से आएंगे। सर, ये भी तो चोर दरवाजे से नहीं आए, ये जो पीर साहब हैं, एनआरओ कह रहे हैं, एनआरओ से कह रहे हैं, इनकी मुराद ये बिल्कुल देखिए बिल्कुल सही है, लेकिन मसला ये है कि पिछले 4 साल की तकरीबन कारकर्दगी से अवाम का गिलानी जरदारी हुकूमत से एतमाद उठ चुका है। उनकी अकाउंटेबिलिटी करने का हक अवाम का है ना, फौज का तो नहीं है जी। ये इस अकाउंटेबिलिटी करने का हक तो अवाम का है, फौज का तो नहीं है। देखिए, अवाम अकाउंटेबिलिटी करती है अपने इलेक्शन के जरिए, अवामी एहतसाब होता है वोट का। ये हुकूमत अवामी एहतसाब में जब जाएगी तो उनको अंदाजा होगा कि लोग इनसे कितने मायूस हैं। पीपल्स पार्टी का अपना कारकुन जो है वो इनसे लाताल्लुक हो चुका है। पीपल्स पार्टी के अपने एमएलए और एमपी जो है वो नई पनाहगाहें तलाश कर रहे हैं, क्योंकि जरदारी गिलानी की हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है और जो मोहतरमा का मिशन था उसके बिल्कुल बरक्स काम कर रहे हैं। मोहतरमा के जो कातिल हैं वो उनकी सफों में घुस चुके हैं और वो कातिल जो है, नहीं सर, ये आइडेंटिफाई करें कौन है ये कातिल जो उनकी सफों में घुस गए हैं, ये कौन? देखिए, जिनके बारे में मोहतरमा खुद लिख के गई हैं, जिनके नाम अपने हाथ से वो लिख गई हैं, अभी तक 4 साल हो गए हैं, उनके कातिल बेनकाब नहीं हो सके। आपने कहा वो सफों में घुस गए, आप कह रहे हैं बेनकाब नहीं हो सके। बहरहाल शाह साहब एक बात बताते चले, इसलिए देखिए, इसलिए क्योंकि मामला जेर अदालत है, जेर तफ्तीश है, मैं कोई ऐसी गलत किसी पर इल्जाम तराशी नहीं करना सर, एक बात बता दें बस कि आप जब फॉरेन मिनिस्टर थे तो आपका उस वक्त हक्कानी साहब के हवाले से आपकी क्या राय थी? देखिए, मेरी राय जो है वो वजीर आजम जानते हैं। सर, हम जानना चाहते हैं, आवाम जानना चाहती है, आपकी राय उस वक्त क्या थी? अभी की बात छोड़ें। मैंने हमेशा
उन्हें ये समझाने की कोशिश की कि उनकी जिम्मेदारी पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। वो कई दफ़ा अपनी जिस जहां वो तैयार थे उनकी खुशनुदी के लिए जरूरत से ज्यादा वो लचकदार रवैया दिखाते थे, और मेरा उनसे ये गुजारिश थी कि वो पाकिस्तान के सफीर हैं, न कि वॉशिंगटन के। सही। शाह साहब, जाते जाते सर आप पीपल्स पार्टी पे तो बड़ी शिद्दत से अब तनकीद कर रहे हैं। सर आप अपनी पार्टी का आपको अब क्या ख्याल है? पीटीआई को आप समझते हैं वो इस वक्त मुंतज़िम है? रूमर्स और राइफ के उसके अंदर रिफ्ट्स हैं और नए लोग आपके जैसे जो आ रहे हैं वो पुराने 15-15 साल के कारकुन, जबकि ये एक एक्स क्रिकेट प्लेयर की पार्टी होती थी और बस एक्स क्रिकेट प्लेयर की पार्टी होती थी, वो लोग आप लोगों से नाखुश हैं, आपकी पार्टी के अंदर भी दड़ा रहे हैं। क्या ये बातें दुरुस्त है? पहली बात तो ये है कि पीटीआई एक ग्रोइंग पार्टी है, इसकी सफ़ों में जोगतर लोग शामिल हो रहे हैं। पीटीआई नई जमात है और इसकी सफ़ों में इजाफा यकीनन होना है। अगर पूरे पाकिस्तान में इन इलेक्शन लड़ना है तो आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान के कितने सूबे हैं, कितनी सीटें हैं, कितने कौमी और सूबाई जो हैं वो कैंडिडेट्स आपको तलाश करने होंगे। अल्लाह के फजल और करम से इतनी गुंजाइश मौजूद है कि पुराने लोगों को भी बाइज्जत मकाम मिल सकता है और नए लोगों की गुंजाइश भी मौजूद है, लेकिन वो नए लोग काबिल कबूल होंगे जो पीटीआई के मंशूर से और जो दयानत और अमानत का जो उनका क्राइटेरिया है उस पर पूरा उतरेंगे। सही। शाह साहब आप एक बात बताइएगा सर, अगले 6 महीने में आरिफ अलवी साहब सेक्रेटरी जनरल रहेंगे? आरिफ अलवी साहब बहुत ही मोहतरम है और बड़ा उम्दा काम कर रहे हैं। और वो रहेंगे सेक्रेटरी जनरल? ये फैसला पार्टी की क़यादत पे करना है और वो उनसे मुतमईन दिखाई देती है। सही। थैंक यू शाह साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये पार्टी जो है ये सम ऑफ पार्टीज़ हो रही है थोड़ी सी, और शाह साहब ने तो कहा कि क्राइटेरियंस के तहत हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन खान साहब खुद कह चुके हैं कि क्राइटेरियंस के तहत हम इंक्लूड नहीं कर रहे, क्राइटेरियंस के तहत हम टिकट देंगे, क्योंकि उनके ऊपर ये सख्त तनकीद करी गई है कि भाई आप जिन लोगों को ले रहे हैं वो साफ़ नहीं है। तो शाह साहब मेरे ख्याल से एक थोड़े वर्प में फंसे हुए, और शाह साहब की तनकीद पीपल्स पार्टी पे जितनी लचक के साथ वो पीपल्स पार्टी के ऊपर बरसते हैं, उनको मेरे ख्याल से इस बात को भी सोचना चाहिए कि ये उतने ही साफ़ थे जब उनके साथ 3.5 साल थे, और ये उतने ही साफ़ थे जब उनके एम्बेसडर हुसैन हक़ानी साहब थे। और ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि शाह साहब एज़ फॉरेन मिनिस्टर हुसैन हक़ानी को कबूल कर रहे थे, जबकि उनके बारे में उस वक्त राय ये थी कि आप वाशिंगटन के एम्बेसडर हैं पाकिस्तान को। तो देयर समथिंग रॉटन। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि ज़ाहिर हुकूमत छोड़ने के बाद शाह साहब का रवैया जो है वो तब्दील हुआ है, सभी का होता है, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। लेकिन मेरे ख़्याल से आपने जो पहला पॉइंट उठाया, इमरान खान साहब के लिए मेरे ख़्याल से बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ख़ुद वो साफ़ शफ़ाफ़ नज़र आते हैं एटलीस्ट फाइनेंशियली, लेकिन अब उनकी सफ़ों में ज़ाहिर है हर तरह के लोग आएंगे क्योंकि उन्हें एक इलेक्शन जीतना है। आया कि वो स्टिल इन लोगों को लीड करेंगे या विल ही बी लेड बाय द इंटरेस्ट ग्रुप्स दैट आर नाउ जॉइनिंग हिम, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये बहुत मुश्किल है कि खान साहब जैसा स्किपर और कैप्टन भी अनअफेक्टेड रहे उन वेस्टेड ग्रुप से जो अब उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ना नवाज़ शरीफ साहब आएँ और ना PPP आए। खान साहब ये बखूबी जानते और समझते हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि 16 साल के उसूल जो हैं वो उन्हें बहुत ज़्यादा सीटें नहीं ला के दे सके। तो अब वो आई थिंक एक कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो अपने कोर प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और मुझे उम्मीद भी है कि वो नहीं करेंगे। कोर पीपल पे कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं, वो कोर प्रिंसिपल्स पे जितना कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता था कर चुके हैं। उमर चीमा साहब गायब हैं, नईम उल हक साहब आई डोंट नो, और आरिफ अलवी साहब भी हैं, अभी हैं। नहीं, एक सेकंड देखें, खान साहब के लिए ये आजमाइश होगी, क्योंकि ये बामुश्किल कभी होता है कि आप किसी ग्रुप की सपोर्ट लें और ये समझें कि यार मैं सपोर्ट तो ले लेता हूँ, फिर इनको डिलीवर ना करूँगा, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर खान साहब जो हैं वो इतने सारे लोगों को डिलीवर करने के मूड में नहीं है जिनकी वो मदद लेने को तैयार हैं आज, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तो कल को खान साहब ये जो है अपने प्रिंसिपल्स बरकरार रख सकेंगे इन द मिडस्ट ऑफ वेस्टेड ग्रुप्स दैट वुड हैव सीप्ड इनटू हिज पार्टी दैट वुड बी फोर्सिंग हिम टू चेंज। पहले 4 बड़े बंदे जो इन साहब ने इकट्ठा किए, उनमें से एक इमरान खान, दूसरे खुर्शीद कसूरी, तीसरे शाह महमूद कुरैशी, चौथे सरदार आसिफ अहमद अली, चारों नॉमिनीज़ फॉर अ गुड फॉरेन मिनिस्टर। तो अब ये चारों शेयर करेंगे इस उहदे को। सरदार आसिफ अहमद अली एक्स फॉरेन मिनिस्टर, खुर्शीद कसूरी एक्स फॉरेन मिनिस्टर, शाह महमूद कुरैशी एक्स फॉरेन मिनिस्टर विद डिज़ायर्स ऑफ बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर। और I think Shah Mahmood would have to be seen as the front runner at this point, should Imran Khan be in a position to nominate a foreign minister. But having said that, देखें अगेन इशू ये है कि वो बात की बात है।
अभी खान साहब का जो इमीडिएट एम है वो पार्टी को ऑर्गेनाइज करना है, हल्का ब हल्का, गली ब गली, गांव बाय गांव, चाहे आप जो भी एक्ट टेक रख दें। जो भी, मेरा नहीं ख्याल खान साहब इतने लिबरल हो रहे हैं, लेकिन अपने पुराने प्रिंसिपल्स के हवाले से वो लिबरल ज़रूर हो रहे हैं। लेकिन उनका ये कहना है, लेकिन एक चीज़ है जो मैं कहूँगा कि खान साहब अगर मद्देनज़र रखें तो शायद वो ये कर सकते हैं, और वो ये है कि ठीक है आपने पास्ट में क्या किया वो अपनी जगह, लेकिन इस पॉइंट के बाद से क्या आप पीटीआई के प्रिंसिपल्स पे चलने को तैयार हैं? क्या खान साहब वाकई बिलीव करते हैं कि ये लोग उन प्रिंसिपल्स पे चल सकते हैं? शिफ्ट, निजाम बदलने निकले हैं, लेकिन मोइज, लेट्स गिव हिम दिस के he can't do it otherwise. He's got to get electables, but he should get those electables जो एटलीस्ट आज से बदलने को तो तैयार हूं, आज से। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे सफ़ेद का मतलब होता है थोड़ा सा ऑफ वाइट, यहाँ पे साफ का मतलब होता है आज के बाद वादा साफ। आप देख रहे थे एजेंडा 360, facebook.com/agenda360 हमारा पेज है, आप जाके इस शो को, पुराने शोज हमारे देख सकते हैं, तज्जिया कर सकते हैं, तबसरा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।